कोरोना की तीसरी लहर आने में अभी वक्त है, लेकिन बीएचयू के वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पता चला है कि कोरोना के वायरस सीवेज के पानी से भी फैल सकते हैं। अब देखिए, कोरोना अगर सरफेस पे आ सकता है, एयर में आ सकता है, एयरबॉर्न हो सकता है, तो फिर सरफेस में वो जब भी बारिश होगी या कुछ भी डिज़ोल्व होगा तो पानी के साथ भी जा सकता है। और यहाँ तक कि जब वो शरीर में डिफरेंट अंगों में अगर फैल जाता है तो सीवेज के थ्रू भी आने का इसका रिपोर्टिंग है। पानी में नेचुरली बात है कि पानी में जब होगा और उसका अगर यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे, जैसे मुंह धोते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जाने के और इन्फेक्ट होने की संभावना होगी। और बिल्कुल हो तो सकता ही है, रिसर्च नहीं था चूँकि इस तरह के संभावना नहीं थी। अब चूँकि बहुत सारे लाशें और ये सब गई हैं तो इसका एक इम्पैक्ट है उसके ऊपर। ये वायरस पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर निर्जीव होते हैं और जैसे ही सेल के अंदर आपके आते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में कोरोना के वायरस के पार्टिकल्स पानी में हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण पानी में है या नहीं, इसके लिए भले ही बहस छिड़ी हो, पर बीएचयू के वैज्ञानिक और प्रोफेसर ये मानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पानी में भी है और इसकी कई जगह पुष्टि भी हुई है। हालांकि ये किस स्थिति में है इसकी जांच अभी चल रही है कि वायरस कितना एक्टिव है इस पानी में। कई लोग ये मानते हैं कि वायरस इसमें डेड रहता है, पर ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आने के बाद वायरस एक्टिव हो जाता है। तो दूसरी तरफ कई वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि जो गंगा या बाकी नदियों में सीवेज गिरते हैं, उस सीवेज से ये वायरस नदियों में दाखिल होता है और उस दौरान जो व्यक्ति आसपास स्नान करता है उसे भी संक्रमण का खतरा रहता है, या फिर ये जो पानी सप्लाई होती है पीने के लिए तो उस समय भी कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। तो फिलहाल अगर बीएचयू के प्रोफेसरों की बात माने तो उनके अनुसार कोरोना का संक्रमण का खतरा पानी में है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर वो भी ये भी कहते हैं कि इस पे विस्तृत जानकारी के लिए रिसर्च जारी है और इसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि पानी में यह कितना एक्टिव है या फिर कितने दिनों तक या कितना घंटों तक ये एक्टिव रह सकता है। पर इस बात से वो बिल्कुल इनकार नहीं करते कि कोरोना वायरस पानी में नहीं रह सकता, बल्कि उनका मानना है कि ये वायरस पानी में भी एक्टिव रहता है। ऐसे में इस पानी को पीने वाले या फिर स्नान करने वाले पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु में कोविड संक्रमितों की संख्या 3 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में लगभग 29,000 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 28,864 केसेस कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 493 केसेस की मृत्यु हुई है और ये भी कोविड-19 के कारण। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन जारी है। इनफैक्ट आपको बता दें कि तमिलनाडु में पिछले मई महीने के 10 तारीख से 24 तक पहला लॉकडाउन रहा था। उसके बाद 31 तक सेकेंड लॉकडाउन डाला गया था और अब लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 7 जून तक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 2 लॉकडाउन्स हैं ये बहुत ही सख्ती के साथ यहाँ पे लॉकडाउन से नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी दुकानों का यहाँ पे बंद है, सिर्फ मोबाइल, वेजिटेबल और फ्रूट शॉप्स अलाउड हैं। और हम बता दें कि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ और एसेंशियल सर्विसेज को ही यहाँ पे ऑपरेट करना अनुमति दिया जा रहा है। इसके अलावा फूड डिलीवरी यहाँ पे अनुमति दिया जा रहा है और पार्सल सर्विसेज, दुकानों में, होटल्स में बैठ के खाने की अनुमति नहीं है, मगर पार्सल सर्विसेज लेने की अनुमति है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर कोई इनफैक्ट एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है तो उनको ई रजिस्टर करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अगर कोई जा रहा है तो उनके लिए और फ्यूनरल के कोई अटेंड करना चाहता है तो वे सब ई रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर दूसरे स्टेट से
या दूसरे कंट्रीज से, बाहरी विदेश से कोई आ रहा है तो उनको ई पास से लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसेंशियल गुड्स और एसेंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पे इनफैक्ट अनुमति दी जा रही है। कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए अनुमति दी जा रही है। वैक्सीन्स जो लोग लेना चाहते हैं कोविड वैक्सीन्स के लिए, वहाँ पे घर के पास ही डोर टू डोर यहाँ पे वैक्सीनेशंस किया जा रहा है, तो वहाँ पे जाने की कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे अनुमति दी जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए जा रहे हैं, रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन अब तक 87 लाख पर्सनस के लिए वैक्सीन एडमिनिस्टर किया गया है। और अगर बात की जाए इनफैक्ट 18 प्लस की, तो 18 प्लस के काउंट में 2 लाख लोग इनफैक्ट कल वैक्सीन्स लिए थे। तो ये एक सराहनीय बात है कि हर रोज़ यहाँ पे लोग इनफैक्ट वैक्सीन से लगातार लिए रहे हैं। और संडे का दिन था, इसीलिए थोड़ा वैक्सीनेशन का जो जोश था कम था, मगर इसके अलावा देखा जा सकता है कि वैक्सीनेशंस लगातार लोग ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ ले रहे हैं। अब इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में ग्लोबल टेंडर ने भी वैक्सीन्स प्रोक्योरमेंट के लिए इनफैक्ट ग्लोबल टेंडर भी पास किया है। तो वैक्सीन्स यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इनको रैप अप किया है। साथ ही साथ चेंगलपट्टू में जो सेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सेंटर है उसको रिवाइव करने की बात जारी है। तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स मेडिकल साइड में यहाँ पे तमिलनाडु कर रहा है ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको कम कर सके, और अगर एक पॉसिबिलिटी होती है थर्ड वेव की तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह स्टेप्स तमिलनाडु सरकार ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ शिव प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की दहशत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार के भोजपुर में 2 नए केस मिलने से हड़कंप है। ब्लैक फंगस के लिए एक अलग 10 बेड का वार्ड तैयार किया है, जिसमें जो ब्लैक फंगस के केसेस होंगे उनका ट्रीटमेंट होगा। हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी आ गया है और भी दवाएं हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उससे उन लोगों का इलाज करेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर पटना एम्स के हार्ट डिपार्टमेंट के एचओडी का कहना है कि जिन्हें कोविड हुआ और जो अस्पताल में भर्ती हुए, अगर साफ सफाई का विशेष ध्यान उन्होंने अगर नहीं रखा तो वो ब्लैक फंगस के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पटना एम्स में अकेले 90 मरीज हैं। अगर पटना के बड़े अस्पतालों की बात कर लें तो 400 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि अनरिपोर्टेड करीब 800 से 1000 केसेस बिहार में इस वक्त ब्लैक फंगस के हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार हैं, जो कि एम्स में हार्ट विभाग के एचओडी भी हैं और नोडल ऑफिसर भी हैं। सर, ये जो ब्लैक फंगस के केसेज आ रहे हैं, इसमें बहुत तेज़ी से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हाँ, ब्लैक फंगस के केस तो लगातार आ रहे हैं पिछले 10 दिनों से। ये जो इंजेक्शन, जो ब्लैक फंगस में एक पर्टिकुलर इंजेक्शन यूज़ होता है, उसकी भी क्राइसिस रह कर होती है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि मरीज एडमिटेड भी होते हैं, बीच में ख़त्म हुआ, फिर इंजेक्शन मंगवाना पड़ा, फिर 500 वायल मिले जो कि एक दिन ही चल पाया। ये ड्रग ऑफ चॉइस जो है एम्फोटेरिसिन बी है, लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरिसिन बी, और इसकी पूरी देश में किल्लत है। सरकार ने इस पर नियंत्रण रखा है और जैसे ही सरकार को ये प्राप्त होता है वो हम लोगों को बिहार सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन ये बात यही है, जिस संख्या में मरीज हैं और जो डोज है एम्फोटेरिसिन बी, हमारे अस्पताल में तकरीबन 500 से 600 वायल रोज की ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं पाती है। तो उसी में कोशिश की जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको देते हैं। जैसे कि जिनका कि ऑपरेशन हो गया है उनको देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। या अगर एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रही है तो जो अल्टरनेट दवाइयाँ हैं, जो टैबलेट्स हैं, उसका भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ये सर, एक बात ये देखने को मिली है कि जो बिहार में शहर हैं या शहर की तुलना में जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ से केसेस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। तो शुरू में जिस तरीके से लोगों ने क्वैक से इलाज कराया या ग्रामीण स्तर पर जो इलाज हुए या बेतरतीब तरीके से लोगों ने इलाज करा लिया, बहुत कुछ आइडिया नहीं था, क्या ये भी एक कारण रहा कि ब्लैक फंगस के केसेस अब तेज़ी से बढ़ने लगे? हाँ, ये एक कारण है, लेकिन यही एक मुख्य कारण नहीं है। ब्लैक फंगस के कई कारण हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य कारण है जो लंबे समय से कोविड से पीड़ित हैं, लंबे समय तक उनका इलाज चला, अस्पताल में भर्ती रहे हों या ऑक्सीजन चला हो या आईसीयू में रहे। तो जो एरिया है जहाँ पर ये फंगस मिल रही है, होता क्या है कि ये कोविड जो है
ये थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है। तो जिस एरिया में नाक के पास, आँख के पास, चेहरे में, वहाँ वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, या तो थ्रोम्बस बन जाते हैं उस खून की नली में, और उस एरिया में वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, नेचुरली ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अब ऐसे जगह पर फंगस ज़्यादा ग्रो करते हैं, और ये फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी कम है, उस एरिया में जहाँ पर कि ज़्यादा खून की सप्लाई होती है, खून की सप्लाई कम हो गई है, तो फंगस वहाँ अटैक करते हैं और वहाँ ले लेते हैं। और इसमें और ऐड करते हैं हाँ साफ़ सफाई, हाइजीन, जैसे नाक की सफाई, आँख की सफाई, वो भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो चल रही है, ऑक्सीजन के जो नली है, जो मास्क है, उसको रोज़ बदलना चाहिए। और साथ में जो डायबिटिक हैं और ख़ासकर उनको स्टेरॉइड दी जाती है, स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कोविड के लिए, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरत है तो देनी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चल गई है कभी अनचाहे में, जैसे आपने बताया कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है वो भी दे दे रहे हैं स्टेरॉइड और ज़्यादा समय तक दे रहे हैं, तो परेशानी हो सकती है। इस ब्लैक फंगस होने के कई कारण हैं, चाहे छोटे कस्बों में कोएक्स से इलाज, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज, हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, और उसके बाद जब शहर में आते हैं तो ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, अस्पताल में ज़्यादा दिनों तक रहना, और वहाँ कई तरह की परेशानी होना कोरोना के दौरान। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। इस बीच बीएचयू के प्रोफेसर्स ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके रिसर्च के परिणामों के बारे में बताया है, जिसके मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज ही सबके लिए जरूरी है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को वैक्सीन का एक ही डोज काफी है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हैं उनके पर्याप्त एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन के दोनों डोज ही लगाने पड़ेंगे। इस रिसर्च के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि वैक्सीन की कमी हमारे देश में है और इसे देखते हुए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना संक्रमित है, और ऐसे में उन्हें एक ही डोज दी जाए ताकि वैक्सीन की बचत हो और वैक्सीन का इस्तेमाल अधिक से अधिक संख्या में लोगों पर किया जा सके, जिससे एंटीबॉडी डेवलप हो तेज़ी से और कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो और तीसरी लहर की आशंका से बचा जा सके। दूसरी बात उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि समय समय पर एंटीबॉडी की जांच हर जगह होनी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण के आगे के लहरों का पता लगाया जा सके। इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज महत्वपूर्ण ज़रूर है, पर उससे महत्वपूर्ण है पहला डोज लगना। इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर सरकार को वैक्सीन के पहले डोज लगवाने पर ही करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स के साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर संज्ञान ले और बीएचयू के जो वैज्ञानिक है जिन्होंने बनारस मॉडल पर ये रिपोर्ट तैयार किया है उस पर काम आगे बढ़ सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन का डोज लगे और वो एंटीबॉडी प्राप्त कर सके और कोरोना की लड़ाई में सहायक बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। ये देखना चाहते थे कि वो लोग जो इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं और दूसरे वो लोग जो कि इन्फेक्ट जो नहीं हुए हैं, नईव लोग, उन लोगों पे वैक्सीन का असर क्या होता है। तो हम लोग इनमें दिए डेज काउंट कर रहे थे कि कितने दिन बाद एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो उस केस में हमने देखा कि जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें 3 से 4 सप्ताह लग रहे हैं, फिर भी 90% लोगों में ही एंटीबॉडीज़ बनी, 10% लोग स्टिल थे जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी। लेकिन वो लोग जिनमें कि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था, जो रिकवर हो चुके थे, वो 7 से 10 दिनों में ही एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए। दिल्ली में अब पत्रकारों को वैक्सीन लग पाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक डेडिकेटेड सेंटर की शुरुआत की है। यहाँ 18+ के युवाओं से लेकर 45+ यानी दोनों कैटेगरी में वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। आईटीओ के नजदीक माता सुंदरी। दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर शुरू किया है जहां पर वो अपना टीकाकरण करा सकेंगे, और इसके लिए जो माता सुंदरी रोड है कन्या विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय, उसको चुना गया है। और यहां पर जो है वो जो तमाम पत्रकार हैं वो अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उसके लिए उनको यहां आना होगा और उसके बाद चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, चाहे 18+ की कैटेगरी में हैं या फिर दूसरी कैटेगरी जो कि 45+ की है, अगर उसमें भी आते हैं तो भी
ही उनका टीकाकरण यहाँ पर हो सकेगा और यही व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। बस आपको आना है यहाँ पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, कैसे ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कर्मी हैं। मैम, क्या क्या करना होगा जो पत्रकार आएगा यहाँ पर? सर, उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कराना है तो अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ लाना है, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। साथ में अपना जो ऑर्गेनाइजेशन आईडी है वो भी दिखाना होगा? हाँ, वो भी दिखाना है। अच्छा, तभी हमें पता लगेगा सर कि वो मतलब जर्नलिस्ट है। हाँ जी। तो अगर वॉक इन करते हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपके पास आते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पर टीकाकरण लग सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, हम उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा। और उसके बाद फिर उनको हम आगे वैक्सीनेशन के लिए भेज रहे हैं। यानी अगर आप पत्रकार हैं और आप चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो व्यवस्था भी यहाँ पर है। और इसी के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप सेंटर पर पहुँचें और वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए यही एक तरीका है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 1 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए लखनऊ में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में 18 वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 1 जून से यूपी में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। 1 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में इस अभियान को और तेज गति देने के लिए 3 बड़े मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण कराया गया है और ये तीनों सेंटर हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और इमामबाड़ा। ये तस्वीर है इकाना क्रिकेट स्टेडियम की, जहां पर एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण कराया गया है। तकरीबन 18 बूथ हैं, यानी कि 18 बूथों पर कल से यहां पर लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से जो 3 बड़े मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिला प्रशासन ने ये लक्ष्य रखा है कि एक दिन में इन तीनों जगहों पर कम से कम 11,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे यूपी में, चूंकि पहले ही सरकार ने यह ऐलान किया था कि 1 जून से जितने भी ज़िले हैं, यानी कि जो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में लोगों को और ख़ास तौर पर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वैसे में कह सकते हैं कि लखनऊ में इस अभियान को लेकर ख़ास तैयारी की गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर चूँकि एक इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, इसको भी चिन्हित किया गया है और यहाँ पर लगभग जो सारी तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ख़ास बात यह है कि पूरे शहर में 20 ऐसे पॉइंट हैं जिनको कि बनाया गया है, वो पिकअप पॉइंट है और वहाँ से ख़ास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को लाने के लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है तो वो ज़िला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों की सहायता ले सकता है और वो जो सेवा है पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरे अभियान के माध्यम से वैक्सीनेट किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। महाराष्ट्र में वैक्सीन सप्लाई कम होने से वैक्सीनेशन पर असर पड़ रहा है। मुंबई में आज कई जगहों पर कम टीके पहुंचे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुभाष सिरके। मुंबई शहर में मिलने वाली वैक्सीनेशन में भारी कटौती हुई है और इसके कारण मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ नदारद है। हम इस वक्त बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है ये पंडाल, जहाँ पे कभी ये भरा हुआ होता था लोगों से जो वैक्सीनेशन के लिए आने वाले होते हैं। ये इस वैक्सीनेशन में आज दिन भर सिर्फ 200 ही वैक्सीन्स आए हुए हैं और जिन्होंने कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया है, अपॉइंटमेंट लिया है, उन्हीं को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ऐसे ही सिचुएशन मुंबई के बाकी इसमें वैक्सीनेशन सेंटर में देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में सिर्फ 21,579 वैक्सीन्स दिए गए, जो पिछले 1.5 महीने में सबसे कम वैक्सीन्स का आंकड़ा है और पूरे महाराष्ट्र में 84,000 वैक्सीन्स दिए गए हैं, जो एक अपने आप में बहुत ही कम आंकड़ा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या मुंबई की जनसंख्या देखें तो वैक्सीन्स मुंबई और महाराष्ट्र को ज़्यादा मिलने की
ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वैक्सीनेशन में सेंटर की लापरवाही के चलते बर्बाद हो रही हैं डोज। जी हां, राजस्थान के जयपुर से देखिए संवाददाता लाल सिंह फौजदार की अगली रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल में किस तरीके के हालात हैं जयपुर में वैक्सीनेशन के। राजस्थान से लापरवाही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम यह है, अमृत की बूंद कूड़ेदान में पड़ी है। 13 ऐसे जिले हैं जहां लगातार डोज बर्बादी के मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि डोज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक वॉयल में 10 डोज लगती हैं, यहाँ तक कि 8-8 डोज कूड़ेदान में पड़ी हुई हैं और ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के जरिए ये भी बताएंगे आखिर इस तरह की बर्बादी हो क्यों रही है, क्यों ये जो अमृत तुल्य डोज है ये बर्बाद हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके सेंटर की हम बात करें तो आपके सेंटर में जो वैक्सीन की डोज है वो बर्बाद हो रही है या उसको बर्बाद होने से रोकने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल एक डोज भी बर्बाद नहीं हो रही है, रादर जितना है उसका भी प्लस लगाया जा रहा है। हमारे पूरे डाटा उठा के देखें, हमारे पास अगर 20 वायल आती हैं तो 205 से 210 लोगों को ही लगती है। सिस्टम में बता दीजिए आप कैसे, आखिर क्या आपने क्या तरीका अपना रखा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजस्थान के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि डोज बर्बाद हो रही है। आपने ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है कि डोज बर्बाद नहीं हो और हर किसी को लगे? नहीं, हमारे यहाँ जीरो वेस्टेज वाला सिस्टम है। जीरो वेस्टेज ही नहीं, रादर हम प्लस में लगा रहे हैं। रादर एक वैक्सीन की जो वायल है उसमें 10 डोज आती हैं, बट अगर जुडिशियसली यूज़ किया जाए तो कुछ वायल्स में वो बचने की संभावना रहती है। जैसे लास्ट के डोजेज जैसे अपने 10 डोज वायल में हैं और 7 ही % उसमें आए, तो जो 3 वायल जो बचती हैं, 3 डोज जो बचती हैं वो हम उन लोगों में यूज करते हैं। जो ही लगभग 1 बजे के लोगों की भीड़ थोड़ा कम हो जाती है, कम होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें हम लोगों को ये देख लेते हैं कि 10 लोग हुए या नहीं। जब 10 लोग हो जाते हैं तो उन लोगों को बैठा लेते हैं, 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक वायल खोलते हैं। अगर 10 लोग नहीं होते हैं तो हम वेट करते हैं और 5 या 6 लोग हो जाते हैं तो फिर हम वायल को फिर खोलते हैं। ऐसा नहीं करते कि 2 लोग आ गए और हम पूरी वायल खोलते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते। उन लोगों को दूसरे दिन बुला लेते हैं। जरूरत है इस बात को समझने की कि इस वायल में अगर 10 आ रही हैं तो आप 10 का वेट कीजिए, 10 को आने दीजिए, इसके बाद आप वैक्सीनेशन शुरू कीजिए। यानी कि पूरी तस्वीर में आप एक बात समझ गए होंगे कि इस बर्बादी में कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी सामने आ रही है। लेकिन अब समय है कि हम अमृत की एक एक बूंद को बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के बीच गुजरात में बड़े पैमाने पर वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है। गुजरात के 10 जिलों में 18 से 44 के बीच के लोगों को रोजाना वैक्सीनेट किया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 के बीच के लोगों को टीका दिया जाए। हमारे सहयोगी पूरब पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए अब वैक्सीन ही मात्र एक उपाय है, तो सभी सरकारें जो है वो वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में यहाँ 18 से 44 साल के बीच में जिनको अपॉइंटमेंट मिली है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। हर रोज़ यहाँ पर 200 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। इस वक्त हम अहमदाबाद के ऐसे ही एक सेंटर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए पहुँचे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये गलत नहीं होगा कि लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए और लोगों को ये भी लग रहा है कि एक वैक्सीन ही ज़रिया है कोरोना से बचने का। गुजरात सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 1 महीने तक पूरे राज्य में 18 से 44 के बीच के जो लोग हैं उनको टीका लगने की प्रक्रिया ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल जो है ये प्रक्रिया सिर्फ राज्य के 10 ही जिलों में शामिल है और बताया जा रहा है कि जब ये प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू होगी तब करीब रोज़ाना 4 से 4.5 लोगों को टीका लग पाएगा। आप देखिए यहाँ पर कई सारे नौजवान और कई सारे लोग जो है वो टीका लगवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका नंबर आ जाए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से बैठे आप? मुझे हो गया पौना घंटा हो गया। आपको स्लॉट मिल गया है, अपॉइंटमेंट मिल गई है? अपॉइंटमेंट मिल गया है, अभी नंबर आएगा तब लगाएंगे। ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट मिल गया है, अब नंबर आएगा। यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप कब से बैठे हुए हैं? नहीं बोलना है, चलिए ठीक है। और देखिए लोग बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन महोत्सव में
हिस्सा ले रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर आप कितने बजे से बैठे? हम 9 बजे ही आए थे। अपॉइंटमेंट सही तरह से मिल गई या कुछ दिक्कत? हाँ नहीं, 5 बजे ट्राई करा था, 1 मिनट लगा और इमीडिएट अपॉइंटमेंट मिला था सुबह 9 बजे का। अभी 51 नंबर है तो 13, 14, 18 तक तो आ ही गया है, तो 15-20 मिनट लगेगा। व्यवस्था अच्छी है, अच्छा ही है सब कुछ। बिल्कुल, देखिए बड़ी ही आसानी से इनको अपॉइंटमेंट मिल गया है। तो जैसे जैसे जो वैक्सीन के जो डोज़ है वो सरकार के पास बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को अपॉइंटमेंट भी बड़ी ही जल्दी से मिल पा रही है और लोग ये समझ चुके हैं कि अब वैक्सीन ही एकमात्र ज़रिया है कोरोना से बचने का। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।